नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं और पूरा विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोटीन के विषय में। कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो छूटेगी, हम लगभग लगभग पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो एक्चुअल में प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि पदार्थों के सहयोग से बनता है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, है ना, सारे तत्व उसमें मौजूद होना चाहिए, तब जाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। CHONS मतलब ये मिलकर अमीनो अम्ल बनाते हैं और ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एक्चुअल में सब मिलकर क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल बनाते हैं और अमीनो अम्ल आपस में फिर पेप्टाइड बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए 20 से 22 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए 20 से 22 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब शरीर खुद ही बना लेता है 10, है ना। एक्चुअल में अमीनो अम्ल जो हैं 20 से 22 होना चाहिए टोटल प्रोटीन निर्माण के लिए, जिसमें से 10 तो शरीर खुद बना लेता है और बाहरी जो है हम लोग बाकी के जो बचते हैं शेष, उनको फिर भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि ये अमीनो अम्ल होते हैं, काय का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक। और जिन्हें भोजन के रूप में बाहर से प्राप्त किया जाता है वो अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। मतलब ये अनिवार्य अमीनो अम्ल, इसको आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। जो अमीनो अम्ल शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण क्या होता है, मतलब जिनका निर्माण शरीर के द्वारा होता है, वो गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन हम बाहर से जो ले रहे हैं उसका महत्व तो ज़्यादा होगा, है ना। फिर देख लेते हैं प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस और मुल्डर ने 1938 में किया था। याद रखिएगा, हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। कितना परसेंट भाग, 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना। तो जो हार्मोन्स होते हैं, एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज होता है, ये सब विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है कि जो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, जो WBCS में पाई जाती है। तो जो WBCS जो होती है उसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, ठीक है। और एंटीजन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड का निर्धारण करता है ना, कि कौन इस तरीके से है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं हीमोग्लोबिन RBCS में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है काय में पाया जाने वाला, RBCS में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये विशेष रूप से एक पॉइंट है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो कोलेजन प्रोटीन होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। अतः एंजाइम शरीर की सभी क्रिया को तेज करवाकर उस क्रिया को पूर्ण करवाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। जितने भी प्रकार के एंजाइम हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, जो एक कैटलिस्टिक होते हैं, जो कि किसी अभिक्रिया को क्या करते हैं, तेजी प्रदान करते हैं, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अतः एंजाइम शरीर की सभी क्रिया को तेज करवाकर उस क्रिया को पूर्ण करवाते हैं। जब क्रिया तेजी से होगी तो कोई भी क्रिया क्या हो जाएगी, आसानी से पूर्ण हो जाएगी और तेजी से पूर्ण हो जाएगी। सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। अतः प्रोटीन शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये काय के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अतः जो हार्मोन्स होते हैं ये शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्रोटीन शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। अब प्रोटीन के हम लोग प्रकार देख लेते हैं। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन होता है ना। अब सरल प्रोटीन, इसको सिंपल प्रोटीन कहते हैं इंग्लिश में। ये केवल अमीनो अम्ल के ही बने होते हैं। मतलब इसके निर्माण में सिर्फ और सिर्फ अगर कौन उत्तरदायी होता है तो सिर्फ अमीनो अम्ल ही उत्तरदायी होते हैं। इसमें होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइड और ग्लोब्यूलिन, ये सभी जो हैं सरल प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा होते हैं संयुग्मी प्रोटीन, है ना। ये अमीनो अम्ल
के अलावा और भी समूह से मिलकर बने होते हैं। इसमें सिर्फ अमीनो अम्ल अकेला नहीं होता, इसके साथ में कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिनसे मिलकर इनका निर्माण होता है। मतलब एक भाग प्रोटीन होगा तो दूसरा भाग नॉन प्रोटीन भाग इसका होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में एक भाग प्रोटीन और दूसरा भाग कार्बोहाइड्रेट होगा, तब जाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और ये संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। और जो एंटीबॉडीज़ होती है यह ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और यही ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगी जो रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करेगी, जो कि WBCS में पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीम प्लस ग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मतलब जो हीम है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। मतलब इस तरीके से हीमोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन है वो भी कैसे मिलकर बनी होती है, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक नॉन प्रोटीन भाग है हीम, और एक ग्लोबिन है जो कि प्रोटीन भाग होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे संयुग्मी प्रोटीन को? न्यूग्लाइफा, ग्लाई और फा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन कैसे होते हैं? वैसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से बनते हैं। मतलब जो नेचुरल प्रोटीन होते हैं उनके आंशिक जलीय अपघटन से होते हैं। मतलब पूर्ण अपघटन से नहीं, लेकिन आंशिक जलीय अपघटन से ये बनते हैं। इसमें पेप्टोन, पेप्टाइड्स और प्रोटीज वगैरह आते हैं। वसा पाचन के दौरान अमीनो अम्लों में बदल जाती है। जो वसा होती है, जो फैट होती है, वो पाचन के दौरान अमीनो अम्लों में टूट जाती है, क्योंकि अमीनो अम्ल का जन्म ही जो है, मतलब अमीनो अम्ल से ही वसा का जन्म होता है, और वसा ही फिर टूटकर अमीनो अम्ल बन जाती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखिए। एंटीबॉडी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा एंटीजन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और एंटीजन ए एंटीजन बी का कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। मतलब एंटीजन भी दो प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और ये दोनों ही कैसे मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। इसमें जो मेन की फैक्टर होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसमें साथ ही साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो मतलब चाहे एंटीजन बने चाहे एंटीबॉडीज बने, इनके निर्माण में क्या है, मतलब प्रोटीन और उसके अलावा एक अन्य फैक्टर भी काम करता है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रोटीन वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं, अतः यह बाल्य अवस्था में जरूरी है। इसकी कमी से बाल्य अवस्था में वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे दो रोग होते हैं। एक होता है क्वाशीओरकर और दूसरा मैरस्मस रोग होता है। ठीक, क्वाशीओरकर और मैरस्मस हमने कई बार पढ़ा होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं क्वाशीओरकर क्या होता है। तो क्वाशीओरकर के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग ले लेते हैं। ये एक्चुअल में होता है 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे में ये बीमारी होती है, और पूरे शरीर में इडेमा मतलब सूजन रहता है। ठीक, लीवर में वसा का जमा होता है, जिससे लीवर क्या होगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, और यह सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। जो क्वाशीओरकर है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशीओरकर होगा। इसके अलावा जो मैरस्मस है यह 6 महीने से 1 साल के बच्चे को होता है। एक्चुअल में इस तरीके से ये है। इसके अलावा जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी इसमें कमी पाई जाती है। तो प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट की भी अगर कमी हो जाएगी तो मैरस्मस रोग होगा। मतलब ऊर्जा की कमी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और इडेमा सूजन नहीं होती जैसे कि उसमें होता था। इसके अलावा लीवर में वसा का जमाव नहीं होता जैसे कि क्वाशीओरकर में होता था। मरास्मस जस्ट उसका उल्टा है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं। जंतु स्रोत में अगर हम लोग देखें तो दूध है, अंडा है, मटन है जिसको हम लोग मांस कहते हैं, मीट वगैरह। वनस्पति स्रोत में हम लोग देखें तो अनाज है जिसमें गेहूँ मक्का आता है। दाल में देखेंगे तो सोयाबीन है, चना है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, राजमा है, मूंगफली है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अन्य चीज़ों में चावल है और मटर भी आते हैं। इसके अलावा स्पाइरुलिना, ठीक है, यह भी प्रोटीन का सबसे अच्छा वो माना जाता है स्रोत। यह नील हरित शैवाल है। जो स्पाइरुलिना होता है यह कैसा है, एक प्रकार का प्राकृतिक प्रोटीन है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में इससे क्या मिलती है, हमको प्रोटीन मिलती है, सर्वाधिक प्रोटीन। इसके अलावा सोयाबीन लगभग 55% एनर्जी मिलती है शरीर को।
मतलब 100 ग्राम सोयाबीन में 55 ग्राम प्रोटीन होती है। मतलब अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खा रहे हो तो उसमें 55 ग्राम प्रोटीन होगी। जबकि जो स्पाइरुलिना होती है इसमें लगभग 65% होती है। मतलब अगर आप 100 ग्राम स्पाइरुलिना खाते हो तो आपको 65 ग्राम ऊर्जा मिलेगी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं गुणवत्ता युक्त प्रोटीन। अब गुणवत्ता युक्त अगर प्रोटीन की बात करें हम लोग तो अंडे में 8 से 9% प्रोटीन पाया जाता है। मतलब ये अगर गुणवत्ता वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है अंडे में है ना। उसके अलावा हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे आता है दूध। मतलब अंडा और दूध, पहला अंडा और दूसरा दूध गुणवत्ता के हिसाब से है ना प्रोटीन अगर पाया जाता है तो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रोटीन की गुणवत्ता जैविक मान द्वारा मापी जाती है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आर्जिनिन तथा हिस्टाडिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। आर्जिनिन तथा हिस्टाडिन जो हैं ये अर्ध आवश्यक मतलब सेमी अमीनो अम्ल हैं। ठीक, सेमी एसेंशियल है मतलब अर्ध मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं, आंशिक रूप से। प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में चतुर्थक संरचना पाई जाती है। जो हीमोग्लोबिन है इसमें चतुर्थक संरचना पाई जाती है। प्रोटीन जब बनता है तो सबसे पहले प्राथमिक संरचना, फिर द्वितीयक संरचना, फिर तृतीयक और फिर चतुर्थक संरचना में वो बदल जाता है। अधिकांश प्रोटीन तृतीयक संरचना में होते हैं। ठीक है, अधिकांश प्रोटीन कौन से में होते हैं? तृतीयक संरचना में होते हैं। ये स्थायी होते हैं, घुलनशील होते हैं तथा काम करते हैं। उदाहरण में आ जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? स्थायी भी होगा, घुलनशील भी होगा और ये काम भी करेगा। ठीक, अब प्रोटीन का विकृतीकरण है ना, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं या हम लोग देख लें अम्ल या क्षार से क्रिया करते हैं तो प्रोटीन अपनी द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक संरचना को खो देता है, जिससे प्रोटीन अस्थायी, अघुलनशील तथा काम नहीं करने वाला हो जाता है। ठीक है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। इस क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। मतलब उसके आकार को बिगाड़ो तो ढुल्ल-मुल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। मतलब अगर विकृतीकरण होता है तो सुधार भी होगा। यह उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। अतः अम्ल, क्षार तथा ताप हटाने पर प्रोटीन पुनः अपनी संरचना पर वापस आ जाते हैं। तो ये प्रोटीन की बहुत अच्छी बात है कि ये अपने इसमें वापस आ जाते हैं, अपनी संरचना को वापस से प्राप्त कर लेते। अब हम लोग देख लेते हैं जो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है ये रेशम के धागे और मकड़ी के जाले में पाया जाता है। इसके अलावा केरोटीन या केराटिन जो है ये नाखून, सींग, खुर और बाल में पाया जाता है। इसके अलावा जो कैरोटीन है ये गाजर, ताड़ के तेल और मकई में पाया जाता है। इसके अलावा जो ग्लोब्युलिन होता है ये अंडे में पाया जाता है। जो केसिन है वो दूध में पाया जाता है। प्रोलेमिन्स दालों में पाया जाता है। ग्लूटिन्स अनाजों में पाया जाता है। थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाता है। इसके अलावा ग्लूटिन्स अनाजों में पाया जाता है। ग्लाइडिन गेहूं में पाया जाता है। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है ना। एक्चुअल में जो ग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है एक तरीके से। हिस्टोन ये गुणसूत्रों का निर्माण करता है। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन होता है, जो अंडे की जो सफ़ेदी होती है, जो सफ़ेद रंग का भाग होता है वो एल्ब्यूमिन का बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन के कार्य हम लोग देख लें। कोशिकाओं की मरम्मत व वृद्धि करना, मतलब शरीर में जो भी टूट फूट होती है वो वृद्धि कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। हार्मोन संश्लेषण हेतु उत्तरदायी, मतलब हार्मोन्स के निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है। रोग निरोधक क्षमता में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु सहायक है। मांसपेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे मांसपेशियों में संकुचन होता जाता है। ये संकुचनशील प्रोटीन होता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि जो ऊँट है, ऊँट की कुबड़ में जो फैट जमा होता है जिसके कारण वो बहुत दिन तक खाए पिए वो रह सकता है ना। तो उसकी एनर्जी का कारण है उसके शरीर में, उसके कुबड़ में जमी हुई जो चर्बी है, वसा है, वो उसको एनर्जी देती है। ठीक है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि कई दिन तक खाए पिए रह सकता है और उसके पैर गद्देदार होते हैं और ज़मीन पर आसानी से चल सकता है। ठीक है, त्वचा, हड्डी, मांसपेशियाँ, लिगामेंट, टेंडन, क्या लिखा है देख लीजिए यहाँ पे। त्वचा, हड्डी, मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। मतलब त्वचा में कह लो या हड्डी मांसपेशी में कह लो या लिगामेंट टेंडन कह लो, उसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि यहाँ संकुचन होता है। अतः प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना बनाने में काम आते हैं। हमारे शरीर की अगर संरचना बनी है तो उसको बनाने में कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वो है प्रोटीन। ठीक,
तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।